लाइव में स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास चर्चा करने के लिए एक बेहद दिलचस्प रणनीतिक नीति पत्र है। ये इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के 2014 से 25 तक के सफर पर आधारित है। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे योगा, जिसे अक्सर लोग सिर्फ शरीर को मोड़ने या सुबह के एक व्यायाम के रूप में देखते थे, आज दुनिया भर की पब्लिक पॉलिसी और कूटनीति का सबसे शक्तिशाली साधन बन गया है। सही कहा। और इस दस्तावेज को पढ़ते हुए जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो इसकी शुरुआत से जुड़ी है। हाँ, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योगा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना कोई सामान्य घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कूटनीति के इतिहास में ऐसी गति बहुत ही दुर्लभ है। जरा इस गति के बारे में सोचिए। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने इसका प्रस्ताव रखा था और मतलब मात्र 75 दिनों के भीतर इसको अपना लिया गया। और वो भी 193 सदस्य देशों की सर्वसम्मति और 173 सह प्रयोजकों के साथ। यही तो, अक्सर संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंचों पर किसी छोटे से प्रस्ताव पर भी महीनों या सालों तक बहस होती रहती है। वहां 2.5 महीने में एक साथ आना सचमुच अकल्पनीय लगता है। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ये वाकई एक अभूतपूर्व घटना थी। ये केवल किसी एक प्राचीन परंपरा का सम्मान करने का प्रतीक नहीं था। तो कूटनीतिक नजरिए से ये क्या था? ये भारतीय दर्शन को आधुनिक पब्लिक पॉलिसी के एक अनिवार्य उपकरण में बदलने का एक रणनीतिक प्रस्थान बिंदु था। इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जहां एक आम इंसान का व्यक्तिगत स्वास्थ्य सीधे तौर पर वैश्विक स्थिरता के साथ जुड़ गया। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम 2015 से 2025 तक के थीम्स के क्रमिक विकास पर नजर डालते हैं तो ये सफर बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर साल की थीम दुनिया की तत्कालीन स्थिति को देखकर बड़ी बारीकी से चुनी गई हो। शुरुआत 2015 में सामंजस्य और शांति की थीम से हुई थी। ये सुनने में बहुत ही व्यक्तिगत और आध्यात्मिक लगता है, लेकिन फिर ये बड़ी वैश्विक चुनौतियों से जुड़ने लगा। ये सिर्फ नारों का खेल नहीं था। हाँ, जैसे 2016 में इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की प्राप्ति के साथ जोड़ दिया गया। यानी अब योग सिर्फ शांति के लिए नहीं बल्कि दुनिया के विकास लक्ष्यों का एक हिस्सा बन गया था। और उसके बाद 2019 का साल आता है, जब दुनिया गैर संचारी रोगों जैसे हार्ट अटैक या डायबिटीज के बढ़ते संकट से जूझ रही थी। तभी हार्ट के लिए योगा थीम के जरिए इसे एक मेडिकल और निवारक स्वास्थ्य समाधान के रूप में दुनिया के सामने रखा गया। और फिर 2020 और 21 का वो डरावना दौर आया जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी। तब थीम थी घर पर योगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि उस महामारी के दौर में घर पर योगा ने इसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहद लचीला समाधान के रूप में साबित कर दिया। उस वक्त शारीरिक स्वास्थ्य से भी बड़ी चुनौती मानसिक संतुलन बनाए रखने की थी। हर तरफ एक अनिश्चितता और घबराहट का माहौल था। और योगा ने दिखाया कि आपको किसी महंगे जिम या उपकरणों की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी जगह और आपकी अपनी सांसें काफी हैं। लेकिन ये रणनीतिक सफर यहीं नहीं रुका। 2024 का विषय था स्वयं और समाज के लिए योगा। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लगातार बढ़ते भू राजनीतिक तनावों और वैश्विक संघर्षों को देखते हैं तो ये थीम योगा को एक डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने वाले माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है। ये विचार पुष्ट करता है कि जब तक व्यक्ति अंदर से शांत नहीं होगा तब तक एक शांत और स्थिर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बहुत ही तार्किक लगता है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में 2025 का जो आगामी विजन इस नीति पत्र में बताया गया है वो है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य। वन अर्थ, वन हेल्थ। ये विजन तो ऐसा लगता है जैसे इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा मुकाम हो। ये संदेश देता है कि योगा अब महज किसी पार्क में किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। हाँ, ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरी तरह से अनिवार्य अंग बन चुका है। इंसान की सेहत, प्रकृति की सेहत और दुनिया की शांति, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। हम इस जन आंदोलन के आंकड़ों की छलांग पर नजर डालते हैं तो वो सचमुच हैरान करने वाली है। हम एक ऐसे अभ्यास की बात कर रहे हैं जो एक समय में बहुत ही विशिष्ट लोगों तक सीमित माना जाता था। 2015 में जब ये शुरू हुआ तो 84 देशों की भागीदारी के साथ मुख्य कार्यक्रम में करीब 36,000 लोग शामिल हुए थे और उस साल 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने थे।
वो शुरुआत अपने आप में काफी बड़ी थी, लेकिन वहां से लेकर 2024 तक का आंकड़ा देखिए, लगभग 24.5 करोड़ लोगों की भागीदारी। इतने लोग तो दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा हैं। ये आंकड़ा किसी भी सामान्य जन आंदोलन के लिए सच में अकल्पनीय है। हर साल जुड़ने वाले करोड़ों लोग ये साबित करते हैं कि इसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस दस्तावेज में कुछ ऐसे यादगार उदाहरण दिए गए हैं जो इन आंकड़ों को सिर्फ कागजी नहीं रहने देते। मुझे 2018 का वो जिक्र बहुत खास लगा, जब दिल्ली के लाल किले पर पुलिस बल की 2000 महिलाओं ने एक साथ योगा का अभ्यास किया था। हाँ, ये सुरक्षा बलों के भीतर तनाव प्रबंधन का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। उसी तरह 2019 के आयोजनों को देखिए, पेरिस के आईफिल टावर के नीचे और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप जैसे वैश्विक केंद्रों पर आयोजन हुआ। माउंट एवरेस्ट पर योगा, वहां तो वैसे ही सांस लेना मुश्किल होता है, वहां प्राणायाम करना अपने आप में एक उपलब्धि है। और 2021 का साल भी बुलाया नहीं जा सकता। नीति पत्र बताता है कि इस साल इस अभियान का प्रसार 22 भारतीय और 15 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में किया गया। मैंड्रिन हर भाषा में लोग इसे समझ रहे थे। कूटनीतिक लिहाज से 2022 का ग्लोबल योगा रिंग भी एक सफल मील का पत्थर था। भारत के 75 ऐतिहासिक विरासत स्थलों पर एक साथ योगा किया गया, जिसने सांस्कृतिक विरासत और स्वास्थ्य को एक सूत्र में पिरो दिया। और 2023 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक और विश्व रिकॉर्ड बना, जहां 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ भागीदारी की। और 2024 के आंकड़े तो एक अलग ही जुनून दिखाते हैं। जयपुर में 1500 मिनट का लंबा अभ्यास हुआ, और जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 12 घंटे का निरंतर सत्र। जरा सोचिए, 12 घंटे लगातार। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे दिल छू लेने वाला और समावेशी उदाहरण था, वो था आंध्र प्रदेश का सामूहिक प्रदर्शन। शारीरिक चुनौती भी रुकावट नहीं है। इन विशाल आंकड़ों और करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ने के पीछे एक बहुत ही मजबूत संस्थागत समन्वय काम कर रहा है। आयुष मंत्रालय का रोल इसमें बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने केंद्रीय नोडल इकाई के रूप में बहुत ही रणनीतिक कार्य किया है। उनकी पहल ओशन रिंग ऑफ योगा ने तो इसे भारत की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा विजन के साथ भी जोड़ दिया। लेकिन इस पूरे वैश्विक समन्वय के पीछे जो सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता है, वो है कॉमन योगा प्रोटोकॉल यानी CYP का निर्माण। एकदम सही। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल असल में काम कैसे करता है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक ही घर में 5 लोगों को एक ही फिल्म देखने या एक ही खाना खाने पर सहमत करना मुश्किल होता है। ऐसे में 193 देशों के करोड़ों लोग एक ही समय में एक ही तरीके से योगा कैसे कर लेते हैं? ये बहुत ही सटीक सवाल है। CYP असल में एक मानकीकृत 45 मिनट का अभ्यासक्रम है, जिसे विशेषज्ञों ने बहुत सोच समझकर तैयार किया है। इसमें आसान स्ट्रेचिंग, कुछ बुनियादी आसन और प्राणायाम शामिल हैं, जिन्हें कोई भी कहीं भी कर सकता है। जब दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक ही प्रारूप में योगा से जुड़ पाते हैं, तो वो इसी प्रोटोकॉल के कारण संभव हो पाता है। ये भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने वाली एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। ये सुनिश्चित करता है कि न्यूयॉर्क में बैठा कोई बैंकर और केन्या में बैठा कोई छात्र दोनों एक ही प्रामाणिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। और शायद इसीलिए हर आंगन योगा अभियान का जिक्र इस दस्तावेज में इतनी प्रमुखता से किया गया है। इसने योगा को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने दिया। ये अभियान इसे ग्राम पंचायतों और आंगनवाड़ियों तक ले गया। जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम करोड़ों की भागीदारी और बड़े बड़े आयोजनों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नीति पत्र एक बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला वैचारिक संबंध स्थापित करता है। हाँ, ये योगा के प्राचीन दर्शन और संयुक्त राष्ट्र के आधुनिक सतत विकास लक्ष्यों के बीच एक सीधा पुल बनाता है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि हजारों साल पुराना एक दार्शनिक ढांचा आधुनिक ग्लोबल पॉलिसी का आधार कैसे बन सकता है। ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे गहरा और विश्लेषणात्मक हिस्सा है। योगा का दार्शनिक ढांचा विशेष रूप से अष्टांगा योग के यमा और नियमा केवल किसी व्यक्ति के अच्छे आचरण के नियम नहीं हैं। अगर हम इसे नीति निर्धारकों के नजरिए से देखें तो ये आधुनिक स्वास्थ्य और वैश्विक नीतियों के लिए एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान करते हैं। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। योगा में एक सिद्धांत है अपरिग्रह, जिसका अर्थ है अपनी आवश्यकता से अधिक संचय ना करना, यानी लालच ना करना। बिल्कुल। और ये मूल्य सीधे तौर पर SDG 12 से जुड़ता है, जो जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की बात करता है। एक मिनट,
तो इसका मतलब योगा का ये लालच ना करने का सिद्धांत सीधा क्लाइमेट चेंज से जुड़ता है? सही पकड़ा आपने। आज जलवायु परिवर्तन दुनिया का सबसे बड़ा संकट इसलिए है क्योंकि हम संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। अपरिग्रह हमें संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देता है। ये जलवायु संकट के विरुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत अस्त्र है। ये कनेक्शन तो सच में दिमाग के तार खोल देने वाला है। अगर समाज ये समझ ले कि उसे सिर्फ अपनी जरूरत भर का उपभोग करना है, तो फैक्ट्रियों का अंधाधुंध उत्पादन रुकेगा और पर्यावरण का संतुलन सुधरने लगेगा। ठीक इसी तरह अहिंसा का सिद्धांत एसडीजी 16 के लक्ष्यों को पुष्ट करता है, जो शांति और न्याय पर केंद्रित है। अहिंसा केवल किसी को शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाने तक सीमित नहीं है, ये वैचारिक भी है। और ये वैचारिक अहिंसा वैश्विक सद्भाव और बड़े संघर्षों को सुलझाने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा अष्टांगा योग के नियम जैसे शौचा और संतोषा व्यक्तिगत मानसिक स्पष्टता लाते हैं। आज के आधुनिक समाज में जहां मानसिक अवसाद का एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, वहां ये एसडीजी 3 यानी अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक बेहद प्रभावी समाधान है। और वो भी कम लागत वाला। इसके लिए किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है। इसी हिस्से में एक और भारी भरकम शब्द का जिक्र है, चित्तावृत्ति निरोधा। इसका आसान भाषा में मतलब क्या है और ये समाज से कैसे जुड़ता है? आसान भाषा में इसका मतलब है हमारे दिमाग में जो लगातार विचारों का शोर चलता रहता है, जो भटकाव होता है, उसे रोकना। इसे सिर्फ आंख बंद करके एकांत में बैठने का माध्यम नहीं मानना चाहिए। जब किसी समाज के ज्यादातर लोगों का चित्त स्थिर होता है, वे मानसिक रूप से शांत होते हैं, तो वे अपने काम में बेहतर फैसले लेते हैं, जिससे समाज में समग्र उत्पादकता बढ़ती है। एक स्पष्ट सोच वाला समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ये सब हमें भविष्य की ओर देखने पे मजबूर करता है। हमने 2014 से लेकर 2024 तक का सफर देखा, लेकिन 2025 और उसके आगे की राह कैसी दिखने वाली है? स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि 2025 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम योग संगम 2025 आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम के साथ 10 सिग्नेचर इवेंट्स भी होंगे और इन सब का लक्ष्य 25 करोड़ से ज्यादा की भागीदारी हासिल करना है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये भविष्य की योजनाएं प्राचीन प्रज्ञा और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन संगम प्रस्तुत करती हैं। इस नीति पत्र में भविष्य के लिए कुछ बहुत ही ठोस रणनीतिक सिफारिशें की गई हैं। पहली सिफारिश बहुक्षेत्रीय एकीकरण की है। इसका मतलब इसे सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तो क्या इसे ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसीज में शामिल करने की बात हो रही है? बिल्कुल। इसे वैश्विक बीमा कंपनियों की पॉलिसियों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे में पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए। अगर बीमा कंपनियां ये मान लें कि नियमित योगा करने वाले व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना कम है, तो वो प्रीमियम में छूट दे सकती हैं, ताकि ये हमारी रोजमर्रा के स्वास्थ्य प्रणाली का एक मुख्य हिस्सा बन सके। दूसरी सिफारिश समावेशी मॉडल को लेकर है। 2025 के एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य विजन को साकार करने के लिए इसे WHO के प्राथमिक उपचार मानकों में औपचारिक रूप से शामिल करने का दबाव बनाया जाना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी और दिलचस्प सिफारिश सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर की ओर कदम बढ़ाने की है। सुनने वालों के लिए इसका अंतर थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आप दुनिया भर में अपनी संस्कृति के कारण पसंद किए जाते हैं, लेकिन स्मार्ट पावर तब आती है जब आप अपनी उस लोकप्रियता का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी असली विवाद को सुलझा लेते हैं। नीति पत्र का सुझाव है कि योगा के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को केवल सम्मेलनों में बोलने तक सीमित न रखा जाए। इसका उपयोग वास्तविक वैश्विक संघर्ष समाधान वार्ताओं में एक कूटनीतिक टूल के रूप में किया जाना चाहिए। तो इस पूरे गहन विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है। ये उस वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बन गया है जो मानवता के लिए एक स्वस्थ और संतुलित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि योगा अब बीमारियों से बचाने वाला और यहाँ तक कि देशों के बीच मौजूद भू राजनीतिक तनाव को कम करने वाला एक अचूक समावेशी स्मार्ट पावर बन चुका है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कूटनीति और वैश्विक स्वास्थ्य का भविष्य अब योगा के साथ गहराई से जुड़ चुका है, लेकिन यह दस्तावेज हमें एक और कदम आगे सोचने पर मजबूर करता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। दुनिया के दो बड़े देश जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, उनके शीर्ष नेता और नीतिकार किसी बहुत ही तनावपूर्ण वैश्विक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक कमरे में आमने सामने बैठे हैं। माहौल में भारी तनाव है।
जैसा कि हम अक्सर खबरों में देखते हैं। अब सोचिए अगर उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले वे सभी नेता सामूहिक रूप से अपनी कुर्सियों से उठें, एक योगा मैट पर बैठें और केवल 15 मिनट के लिए चित्तवृत्ति निरोधा का अभ्यास करें। वे अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और अपने दिमाग के उस वैचारिक शोर को शांत करें। क्या मानसिक स्थिरता और वैचारिक अहिंसा का वो सामूहिक अनुभव उस बंद कमरे की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल नहीं देगा? ये तो सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना है। क्या ये संभव नहीं है कि उस 15 मिनट की स्थिरता के बाद लिए गए फैसले अहंकार से प्रेरित ना होकर पूरी मानवता के कल्याण से प्रेरित हों? शायद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दुनिया के नक्शे का स्वरूप ही पूरी तरह से बदल जाए। क्या ये संभव है कि भविष्य में बड़ी-बड़ी और तनावपूर्ण टेबल पर होने वाली जटिल कूटनीति की शुरुआत